50 प्लस की एज में अपने पैशंस को पूरा कर रही हैं। बाइक राइड, डांसिंग, स्कूल में टीचर है और भी बहुत कुछ। मैं ये साइकिलिंग जर्नी मैंने मतलब कि 52 की एज तक काफ़ी हाई लेवल की है। देन हिम्मत और खुली, तो देन 7-day टूर मैंने सोलो राइड कश्मीर में। वो 2019 में मैं मिसेस इंडिया के लिए गई, 28 की थी व्हेन ही ब्रॉट द न्यूज़ कि मतलब कि ऐसे ब्लड कैंसर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडास ऑफ लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे ही रहिए। नया दिन, नई शुरुआत और एक नई मोटिवेशनल जर्नी को लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मिनी भाटिया। जैसा कि आपको पता है, फंडास ऑफ लाइफ का एक ही फंडा है कि आपके साथ इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल जर्नीज को शेयर करना। और आज इसी सीरीज में हम लेकर आए हैं एक नई मोटिवेशनल जर्नी नीरू सैनी जी की, जो कि इस एज में, एज क्या 50 प्लस की एज में अपने पैशंस को पूरा कर रही हैं। बाइक राइड, डांसिंग, स्कूल में टीचर है और भी बहुत कुछ। तो आइए हम जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनको वेलकम करते हैं अपने इस शो में। वेलकम नीरू जी, वेलकम टू फंडास ऑफ लाइफ। थैंक यू। आई होप मैम आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको देख के बहुत मुझे पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत एनर्जेटिक वाइब्स मिल रही हैं मुझे। आई एम वेरी हैप्पी। वेरी गुड। सो मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जो मैं आपसे पर्सनली इंस्पायर हुई हूँ, मैं आपकी डांस वीडियोस और आपकी बाइक राइड की स्टोरी को देख के, क्योंकि मुझे भी डांस करना बहुत पसंद है और बाइक चलाना भी। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी या व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आप अपने इस पैशन को कैसे फॉलो करते हैं। बाइक राइड करना आपने कब स्टार्ट किया और कैसे आप उसको फॉलो कर रहे हैं अभी भी? ओके, मेरी बाइक की जर्नी ऐसी है कि जब हस्बैंड थे तब मुझे ये एक बाइक बड़ी दिखाई दी और मैंने बोला ये बहुत सुंदर है, रॉयल एनफील्ड की बाइक, ये ले लो। बट ही वांटेड कि नहीं, बाइक नहीं लेनी है, मैं तेरे को सिटी होंडा लेके दूंगा। अनफॉर्चुनेटली ही हैड ब्लड कैंसर और वो सर्वाइव नहीं किए। 2002 तक वो थे। फिर उसके बाद में मैंने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए 2020 में मैंने होंडा सिटी खुद खरीदी थी और मुझे बहुत खुशी मिली कि मैंने उनकी इच्छा पूरी की। अब 2020 अक्टूबर में उनकी इच्छा पूरी की और 2000 नवंबर यानी कि दिवाली थी और मुझे रॉयल एनफील्ड वालों से फ़ोन आया कि मैम आपकी बाइक आई है, क्योंकि उनको कुछ पता था कि मैं उनके पास जाती हूँ 2-3 साल से, देखती हूँ बाइक्स, शौक आता है, दिल करता है, बैठती हूँ, पैर नहीं लगते और वापस आ जाती हूँ। तो ही सेड कि मैम आपकी बाइक आई है। सो मैं मीटियोर के ऊपर, मीटियोर सुपरनोवा ब्राउन कलर की बाइक थी, मैं उसके ऊपर बैठी और मुझे लगा कि ये मेरी ही बाइक है सच में। एंड इट वाज वेरी कंफर्टेबल सीट। तो मैंने उसको खरीद लिया और उसके 1 महीने बाद उसको चलाना सीख लिया। और तब वो कोविड का पीरियड था। खाली सड़कें थी, इसलिए बड़े आराम से मुझसे सीखा गया। उससे पहले मैं साइकिलिस्ट थी। मतलब कि 2016 से मैं अपना फुल फ्लैश साइकिलिंग, मतलब साइकिल कैसे लेवल की कि सोलो मैं यहाँ से शिमला जा चुकी हूँ, ग्रुप्स के साथ में कसौली, मोरनी, यहाँ पर हमारी हिल्स हैं आसपास बहुत सारी, जैसे अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर अप, 50 किलोमीटर डाउन। टिक्करताल तो इट इज समथिंग लाइक कि भी आप ऊपर जाके नीचे आते हैं, फिर बहुत स्टीप हाइट में वापस चढ़ के आते हैं। तो आई हैव डन एवरीथिंग लाइक दैट। इट इज मींस टफ साइकिलिंग। यहाँ से दुख निवारण 70 किलोमीटर पे पटियाला है, तो आना जाना 140 किलोमीटर। आई हैव डन लाइक दैट। तो मैं ये साइकिलिंग जर्नी मैंने मतलब कि 52 की एज तक काफ़ी हाई लेवल की है। अब मेरी रिड्यूस्ड है, कम है। अब मैं बहुत ज़्यादा टफ वाली नहीं करती हूँ। मेरी नी की इंजरी हुई थी तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब आप उतनी ही हार्ड अगर मैं कर लेती हूँ, तो अगर आप करेंगे तो वो परमानेंट डैमेज हो सकता है। सो नाउ आई हैव लिटिल स्लो डाउन। और जो आप फिर मतलब कि खाली सड़कों पर, पहाड़ों में भी चलानी सीखी। और जून तक 2021 जून तक, यानी कि मैं 51 की एज की थी, तो मैं सोलो राइड पर मनाली चली गई। मैं ट्रैकिंग के लिए गई थी। तो ट्रैकिंग का पूरा मेरा जो बैग होता है, पैकिंग होती है, वो मैंने पीछे अपने
किया और साथ में अपनी राइडिंग गियर्स वगैरह पहने हुए थे. सो आई वेंट टू मनाली. दैट वाज माय फर्स्ट राइड और मैं बहुत इंजॉय किया क्योंकि जो साइकिलिस्ट एक है वो पूरा पहाड़ पे चढ़ते हुए पूरा दम लगाता है जी. आप एक भी पेडल नहीं चलाओगे तो आप रुक जाओगे. आप ईच एंड एवरी पेडल हमेशा मारते रहना. तो और साथ में वो जो सैडल जो होता है, जो सीट होती है, वो बहुत हार्ड होती है. मैं इट इज अ चैलेंज. मैं सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे रिज पहुंच रही हूँ. इट इज अ रियली वेरी बिग चैलेंज. उस सीट के ऊपर बैठना बज जाती है. उसके हिसाब से मेरे बाइक तो इज लाइक अ लग्जरी. आप उस कंफर्टेबल सीट के ऊपर बैठे हो, आप चला भी नहीं रहे हो, सिर्फ कान घुमा रहे हो और वो चल रही है. तो इट वाज जस्ट दैट कि मुझे बहुत मजा आ रहा था उड़ते हुए जी. एंड वो चीज थी जो मेरे को फर्स्ट एक्सपीरियंस था. मेरे को बहुत मजेदार था. तो उसने फिर मेरे और पंख खोले. मगर सच बात यही है कि मनाली जाने से पहले मैंने 15 दिन पहले अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना, बार बार बोलना, मेडिटेशन में मैंने वो चीज इमेजिन करनी, ये होगा तो ये करूंगी, ये होगा तो ये करूंगी. बहुत ही कुछ नहीं कर पाई तो आई विल जस्ट स्टॉप देयर, बाइक को साइड में रख के वापिस आ जाऊंगी किसी बस में बैठ के, या किसी को रिक्वेस्ट करके पास की सिटी पे चली जाऊंगी, वहां पर होटल ले लूंगी. मैंने सब प्रॉस एंड कॉन्स सोचे थे. ये फ्रेंड को बोल दिया था, उसको बोल दिया था, मैं आपको फोन कर दूंगी, आपको कॉल कर दूंगी, वापस आ जाऊंगी, आप मुझे हेल्प करने आ जाना. एवरीथिंग मैंने पूरी अपनी तरफ से अपना जाल बिछा रखा था. एंड जिस दिन गए थे उस दिन मैंने लाइव लोकेशंस भी अपने नॉन बाइकर फ्रेंड्स को, यहाँ पर तब तक लोकल थी मैं, चंडीगढ़ के मेरे अच्छे जो पूरे ग्रुप्स के हैं उनमें मैंने लाइव लोकेशंस डाल के मैं गई थी. उसके बाद में फिर जब हिम्मत खुली तो नारकंडा, नेक्स्ट टाइम में मैंने नारकंडा चली गई सोलो. देन हिम्मत और खुली तो देन 7 डे टूर मैंने सोलो राइड कश्मीर में, वो मैंने अक्टूबर में किया. दैट वाज यहाँ से कश्मीर से सोनमर्ग, पहलगाम, अरू वैली, गुलमर्ग, ये सब मतलब कि ये सब एरिया हमने कवर किया. मेरे को बहुत अच्छा लगा. तो वहाँ पर राइड करते हुए मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरह लग रहा था. क्योंकि हम साइकिलिंग भी जब करते थे एडवेंचर स्पोर्ट्स में सच में करते थे. कच्ची सड़कों पर, नदियों में, पत्थरों में, साइकिल सब जगह, पहाड़ों में सब जगह गई हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ में. तो वो चीज यूं कहो कि वो बाइक पे भी मैंने अकेले वहां पर मैंने फेस किया. बर्फ भी थी और बर्फ में स्किड भी हुई मेरी बाइक. तो दैट्स हाउ इट वाज, लेकिन नाइस एक्सपीरियंस. बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें अकेले जब हम राइड पे जाते हैं. अरे हाँ बहुत काफी कुछ. स्पेशली सोनमर्ग में तो इट वाज, मैं 10-10 किलोमीटर तक मेरे को ना इधर कोई दिखाई दे रहा था ना कोई उधर दिखाई दे रहा था. मैं अकेली पूरी बर्फों में, और मैंने वहां पर बाइक रख के अपना छोड़ाए उसकी मेरे पास वीडियो भी है, वीडियो बनाई, वीडियो क्लिप है मेरी, छोड़ाए हम वो लेना. एंड पास में आई थिंक सो दैट इज जेलम के बीच में हाथ फ्रोजन, ऊपर बर्फ है ना. वो मैंने कहा मैंने ये तो हाथ डालना है. मैंने ग्लव उतारा और उसमें पानी में एक बार मैंने कहा इसको तो ना ये अमृत है इस वक्त. किस मंथ में गए थे आप वहाँ पर? That was अक्टूबर एंड बहुत ही डिफरेंट मुझे एक्सपीरियंस मिला. मतलब सभी परेशान ये थे कि तुमने कश्मीर में क्यों जाना है. हाँ. कोई और जगह चूज कर लो, तुमने बाइक पर ही क्यों जाना है, कार में चले जाओ, तुमने अकेले क्यों जाना है. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, साथ में क्यों नहीं किसी को ले जाते. कि जब हम कुछ बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ गर्ल, जब हम अकेले कुछ करने का सोचते हैं तो सबसे पहले, चाहे वो फैमिली की कंसर्न हो या कुछ भी आप कह सकते हैं, सबसे पहले यही होता है कि तुम्हें ये क्यों करना है, क्यों करना चाहती हो ऐसा. तो आपको भी ये क्वेश्चंस फेस करने पड़े होंगे जरूर. नहीं, ऐसा है कि सबसे पहली बात मुझे मेरी माँ है और जिनकी मैं माँ हूँ, मेरी बेटियाँ दोनों ने आपको सपोर्ट, मेरी दो, ये दुनिया ऐसी है कि इनके विदाउट मैं नहीं चल सकती जी. ठीक है, ये मेरे लिए एक तरह से मस्त है. और ये दोनों अगर खुश हैं तो मैं किसी की परवाह नहीं करती. सॉरी टू से, बट मतलब कि जिनकी मैं माँ और जो मेरी माँ, मेरे लिए दुनिया खाता जी. बिल्कुल फैक्ट है ये. हाँ, मेरी मम्मी थोड़े से इस बात के लिए नाराज थे कि अकेले क्यों जाना, जितने मर्जी जा, कोई ना,
वो पता है, वो जानते हैं कि बहुत बोल्ड है, बहुत स्ट्रांग है और ये मैनेज कर लेगी, ठीक है। मगर वो अकेले जाने से उनका बात ये थी कि अगर कुछ होता है तो कोई हेल्प करने के लिए होना चाहिए साथ में। जी। उनको बस एक माँ की कंसर्न रहती है हाँ, कि अगर गिर जाओगे, कुछ हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी है तो साथ में कोई हेल्प करने को होगा, कोई भी चला जाए पर साथ में हो। तो वो वैसे मेरी सब चीज़ों के लिए बहुत खुश होते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, टीवी पर देखते हैं। मैं उसे 2019 में मैं मिसेस इंडिया के लिए गई, मैंने पहले पूछा मम्मा ऐसे ही जैसे कि ड्रेस बताया ये पहनना है ऐसे करके, बड़ी सोनी लगती पई है, लाइक शी फील्स हैप्पी अबाउट इट, और वो बकअप करते हैं जी। और बहुत ही सुलझे हुए, सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग एंड ओपन माइंडेड लेडी हैं मेरी मदर। तो जब मेरी बेटियां छोटी थी और मम्मी मेरे पास रह रहे थे 5-6 साल तक प्रदीप के बाद, जी, टू हेल्प मी, तो तब वो हर चीज के लिए मेरे को रोक देते थे कि बेटा मेरे को कोई बात नहीं, तू अपनी जिंदगी जी सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुझे कुछ हो गया तो बच्चे सफर होंगे, बच्चे सफर होंगे। तो मेरे को फास्ट स्पीड चलाने से मना करते थे। मेरी बड़ी मुझे स्पीड अच्छी लगती है। तो मैंने जब तक मेरी बेटियां सेटल नहीं हुई, मैंने कभी भी 40-50 मैक्सिमम 60 इससे ऊपर कभी नहीं चलाई थी गाड़ी। आई प्रॉमिस्ड माई मदर, मोस्टली 40-45 के बीच में होती थी मेरी, और बहुत खाली सड़क मिल गई तो 60, ये मेरी। और अभी 120 से नीचे नहीं उतरती, मतलब कि मेरी अपनी वो नेचुरल स्पीड है। तो वो आपने अपनी बेटियों के लिए और अपनी माँ के लिए, जिनको दोनों को आप, मैंने भी खुद भी एक जब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जब माँ हूँ, तब मैंने पूरी जिम्मेवारियां अच्छी से उठाई हैं। तो बीइंग अ टीचर, आपके सामने स्कूल स्टूडेंट्स के भी बहुत ऐसे केसेस आते होंगे, आप उनके पेरेंट्स को भी समझाते होंगे कि किस तरह से बच्चे को, क्योंकि क्या होता है आज की सोसाइटी में पेरेंट्स बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव नेचर के हो गए हैं। मैं भी एक मदर हूँ, मेरे को भी रहता है मेरा बच्चा उससे कम मार्क्स क्यों लाया, वो ज्यादा बेटर कर रहा है, अरे उसको तो स्विमिंग भी आती है। अब आप जो बात कर रहे हैं ना, वो मेरे स्कूल में प्रॉब्लम नहीं है, ये तब तक प्रॉब्लम थी जब तक मैं प्राइवेट स्कूल में थी। ओके, ठीक है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती हूँ, और गवर्नमेंट स्कूल में अनप्रिविलेज्ड क्लास के बच्चे आते हैं जी, और मेरा मौली जागरण एरिया है, वहाँ अगर आप समझ सको, उस एक कमरे में पूरा परिवार रह रहा है। 7 जने हैं, 8 जने हैं, 5 जने हैं, जितने भी हैं, मदर फादर बच्चे या उनके पेरेंट्स हैं साथ में, या भाई भाभी हैं, एक बेटा मैरिड है, तो इट इज लाइक दैट कि इट इज वन रूम अपार्टमेंट। ठीक है, सो दे आर लिविंग लाइक दैट। आपको उनकी चीज समझनी है कि दे आर अनएजुकेटेड, पेरेंट्स आर अनएजुकेटेड, एंड दे आर, आपको ये चैलेंज रहता होगा कि उनके बच्चों को स्कूल तक लाना, हार्ड टू मीट देयर एंड्स, यू नो। या और समझना है, मेरे स्कूल की साइकिल यहाँ पर अलग होती है, हमारे चैलेंजेस अलग हैं। और वो बच्चे कभी भी इस तरह से नहीं है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में घुसे हुए हैं, और अब ये एक उनके तो हमको टैलेंट्स जो हैं, स्किल्स जो हैं, वो निकालने पड़ते हैं। हाँ, ये है बच्चा, इसमें ये निकल आया, आगे अब उसको प्रमोट करवाएं और कैसे करवाएं। मींस हम उनका एज अ हाफ से ज्यादा पेरेंट्स का काम भी हमें ही करना है। यू आर लाइक अ गार्डियन, मतलब माली है आप उन फूलों के, बिल्कुल, आपको उनको खाद भी देनी है, हाँ, बीज भी डालना है। बड़ी बात है कि पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, तो इसलिए मेरा अपने स्कूल की कहानी अलग है, मेरे बच्चों के साथ कनेक्शन किसी और लेवल का। इट इज, यू कैन से, भगवान का बहुत शुक्र है कि मुझे सोशल जॉब करने के लिए कहीं और धक्के नहीं खाने हैं। मेरे जो दिल की इच्छाएं हैं, जो भी मेरे को भगवान को थैंक्स करना है, मैं अपने स्कूल ही मेरे लिए सब कुछ है। एग्जैक्टली, कि लोगों को सोशल वर्क करने के लिए बाहर जाना पड़ता, ढूंढना पड़ता, अपने मेरे को ढूंढना है, मेरा स्कूल ही मेरा सब कुछ है, सब कुछ है, क्योंकि आपके पास में मेरा स्कूल मेरा सब कुछ है। कोई मुझे ये कहता आपके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, तभी आप बच्चों को ऐसे पढ़ा सकते हैं। मेरे को लगता है कि मेरे बच्चे मुझे इतना प्यार देते हैं, शायद उनकी दुआएं मेरे को इतनी एनर्जेटिक बना देती हैं। exactly. ये क्या है, विशियस साइकिल है, मुझे नहीं पता। मैं उनको इतना पढ़ाती तब एनर्जी मिलती है, या मतलब कि मैं हूँ एनर्जेटिक
इसलिए उनको ऐसा पढ़ाते हैं। It's a vice versa। मेरी वाइफ आप उनको पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, वो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं एनर्जेटिक रहने वो के लिए। दुनिया मेरी अलग है और बहुत जी। प्रेशियस दुनिया है मेरा स्कूल। हम्म, और थैंक्स आपने ये टॉपिक उठाया, बाकी किसी इंटरव्यूज ने मेरा ये टॉपिक नहीं उठाया। जी मैं सब में लिखती हूँ, मैं साइंस टीचर हूँ, गवर्नमेंट साइंस Exactly। टीचर हूँ, स्पेशली गवर्नमेंट लिखती हूँ, लेकिन कोई इस चीज को नोट नहीं करता, कोई पूछता नहीं। जी। और आपने ये थैंक यू या रियली जी। मैं हर साल मुझे 10th की बोर्ड जरूर मिलती है, और मैं 10th क्लास की बोर्ड का छुट्टी हो जाने के बाद में एक पीरियड एक्स्ट्रा क्लास। एक पीरियड से ज्यादा, मतलब कि 1.25 घंटा 1.5 घंटा के करीब, तो 2 ही पीरियड हो जाते हैं, तो उतने के करीब का टाइम का आपको कहो कि भी एक तरह से ट्यूशन ही हो गई। ट्यूशन पूरा साल एक्स्ट्रा में 10th क्लास लेती की लेती हूँ। ऑफ कोर्स कोई मनी नहीं है। हाँ नहीं, ऑब्वियसली इट्स अ सोशल वर्क। जिस दिन से मेरी बेटी, छोटी बेटी ने जॉब करनी शुरू कर दी थी, मैंने अपनी ट्यूशंस बंद कर दी थी। उससे पहले मैं ट्यूशंस करती थी, पर मैं अपना एक रूल रखा हुआ था, जिस स्कूल में जाऊं, क्योंकि मुझे जरूरत थी पैसे की। तो मैं प्राइवेट स्कूल में जाती थी, मेरी 5000 अर्निंग थी प्राइवेट स्कूल में, तो मुझे ट्यूशंस, और मैं बोर्ड क्लासेस 10 साइंस मैथ्स की बोर्ड क्लासेस पढ़ाती थी, तो मेरे पास अच्छी ट्यूशंस के अच्छे पैसे मेरे को वहां से आए। तो बस एक रूल रखा हुआ था कि जिस स्कूल में जाऊंगी उस स्कूल के बच्चे नहीं लूंगी जी। जिस क्लास को मैं पढ़ा रही हूँ, मैं नहीं उस क्लास के बच्चे। तो गवर्नमेंट स्कूल में आपने कब से पढ़ाना स्टार्ट किया? पहले गवर्नमेंट स्कूल में मैं प्राइवेट में गई थी। ओके। और वो 2005 से था। ओके। और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब मुझे 2008 से मिली। 8 से मिली। तो बाद में मिली है काफी। और हमने स्टार्टिंग में बात की आपके डांसिंग पैशन के बारे में, तो उसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। स्टार्टिंग से ये पैशन है, अब फॉलो कर रहे हैं उसको? बचपन से ही मुझे बहुत शौक था। पहले तो लाइक मुझे गिलन, हेमा मालिनी, जीनत अमान, सलीम बॉबी, लाइक उनके डांसेस, इट यूज्ड टू बी मेरी जील। पर हमारे वहाँ पर टाइम पे ना, हम कभी भी ऐसे घरों में गाने लगा के डांस नहीं कर सकते थे। तो बड़ी लो सी वॉल्यूम में, किसी को सुनाई ना दे, और पर्दे करके, कमरा बंद करके थोड़ा सा डांस कर लेना। इट यूज्ड टू बी लाइक दैट। और फिर मेरा बहुत बड़ा पैशन था भरतनाट्यम। हमारे टाइम पे रात के ना 10-11 बजे बहुत लेट नाइट भरतनाट्यम का प्रॉपर किसी क्लासिकल डांसर का डांस आया करता था डीडी टीवी पे। तो उसकी भी वॉल्यूम 0 करके, अच्छा, जीरो करके, और ब्राइटनेस भी कम करके, पर्दे वर्दे सब रात को करके, ताकि पता ना चले पेरेंट्स को कि मैं देख रही हूँ। और फिर मैंने पूरे उनके स्टेप्स कॉपी करने, देखने, लेकिन इतना पैशन था ना, बड़ी रात देर तक करते रहना। फिर वही जो स्टेप्स मैंने देखे हैं, छत पे जाके अकेले जाके प्रैक्टिस करते रहना। That was तो आपने कभी सोचा नहीं कि भरतनाट्यम की प्रोफेशनल ट्रेनिंग? मैंने मम्मी को कहा था, उन्होंने कोशिश भी करी, लेकिन वहां पर हमारे पठानकोट में, मैं पठानकोट से हूँ, तो वहां पर मुझे कोई मिला नहीं, प्रोफेशनल टीचर नहीं। कथक का मिला, कथक का मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे भरतनाट्यम का बहुत इंटरेस्ट था। तो अब आप करना चाहेंगे उसको प्रोफेशनली? मैंने 2-3 बार अभी यहाँ से ट्राई किया, बट अब प्रॉब्लम ये है कि वो बुलाते हैं कि वहां पर आना पड़ेगा। और मेरा ट्रेनर बहुत अच्छा है, वो मेरे घर आ जाता है, वो मेरे को यहाँ पर सिखा देता है। बेसिकली मेरे जो मेन ट्रेनर देव है, और दूसरा कृष्णा है, ये मेरे ही स्कूल के बच्चे हैं। और अब देव तो अब मास्टर्स बीपीएड कर रहा है। अच्छा, मास्टर्स कर चुका है। ग्रेजुएशन है उसकी, और नेशनल्स है योगा का। वो मुझे भी योगा में नेशनल्स में ले जा चुका है। तो अभी आपने लेटेस्ट एक रिकॉर्ड किया था, आई थिंक सर की मेमोरी में एक गाना रिकॉर्ड किया था, मैंने वो भी देखा। मुझे गाने के वर्ड्स याद नहीं है कि कौन सा गाना था वो। मैं ना भूलूंगा, मैं ना आप इमोशनल हो गए। तो समझ सकते हो आप कितने अटैच्ड है। मतलब सर के जाने के बाद कुछ तो डिफिकल्टीज रही होंगी, बीइंग अ सिंगल मदर, गर्ल चाइल्ड को अपब्रिंगिंग करना, ये सब कुछ। तो अब मैं प्रदीप की आपको बात करूं तो मैं 28 की थी व्हेन ही ब्रॉट द न्यूज़ कि मतलब कि ऐसे ब्लड कैंसर है, और डॉक्टर्स ने 4 साल दिए हैं। सो वो जो 4 साल थे, मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी के सबसे वर्स्ट दिन वो थे। चाहे हस्बैंड मेरे ज़िंदा थे उस वक्त, और उस वक्त मैं कुछ कमाती भी नहीं थी, आई वॉज अ हाउस वाइफ। तो वो कह लो कि उनका साया मेरे सिर पर था, बट फिर भी वो मेरे वर्स्ट डेज थे। बिकॉज जिसको आप प्यार करते हो शिद्दत से,
जिसके साथ आप सारी दुनिया को पीछे कर सकते हो, अब वो आपकी दुनिया में नहीं रहने वाला, ये आपको पता है। अब 3 साल रह गए हैं, अब 2 साल रह गए हैं, अब साल रह गए हैं। डॉक्टर ने जैसा जैसा कहा था कि 6 महीने पहले अब उनकी बॉडी ऐसे, और वो जो मेडिसिन हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, एंड ही वाज एब्सोल्युटली फाइन 3.5 साल तक बिकॉज ऑफ दैट, अब वो रिएक्ट कर गई है। लाइक मतलब कि आई थिंक सो दैट वाज ग्लिवेक मेडिसिन, एंड 1,30,000 रुपया पर महीने की दवाई थी, तो इट वाज कॉस्टली। और फिर उसके बाद में डॉक्टर ने उसका डबल डोज किया, फिर डबल डोज भी बॉडी ने उसके अगेंस्ट ना रेजिस्टेंस बना लिया। तो जितना उन्होंने टाइम दिया था, आई डोंट नो, मतलब कि मेडिसिन खाकर भी उतना ही टाइम था। सो उनके जाने के बाद आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया, दोनों बेटियों को संभाला, आज वो इस स्टेज पे हैं कि दोनों बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं? मेरा जिंदगी का वर्स्ट टाइम वही था, और जो जितनी मैंने नाउमीदी अगर कहो, या यूं कहो कि अगर मेरा सबसे जिंदगी की लोएस्ट हिट कोई था, तो जब वो दिसंबर 2002 हॉस्पिटल पीजीआई में थे, और मैं रात को लाइक उनके लिए ब्लड बैंक से लेके आ रही हूँ और उनको देने के लिए अपने पेट पे लगा लेती थी ताकि जल्दी ठंडे से गर्म हो जाए। वो गर्म होता है, ठंडा होता है, तो जल्दी से हो जाए। और लगा के मैं दौड़ती कॉरिडोर से जा रही हूँ। लाइक आई नेवर यूज्ड टू बॉदर हू इज लुकिंग एट मी, मैं कैसी दिखती हूँ, क्या हूँ, रो रही हूँ मैं कि फूट के। उस वक्त एक पल के लिए ऐसा वो मोमेंट मुझे याद है कि जब मुझे ऐसा लगा था कि भगवान है ही नहीं, ये दुनिया में भगवान नहीं एग्जिस्ट करता, ये सिर्फ फेक है, कोई इसका कोई वो कुछ और नहीं है, वो भगवान नाम की चीज नहीं है, ये सिर्फ डर है, वहम है, व्हाटएवर है, जो बनाई हुई चीज है। वो इतना मैंने लो हिट कर दिया था कि नाउमीदी हद से ज्यादा थी, और मुझे जिंदगी मेरी खत्म, मेरी ये नजर आता था। तो मैं ये कहूंगी कि जिसको बहुत दर्द है, जिसको बहुत कोई दुख है, संभाला नहीं जा रहा, इवन आजकल बच्चे कहते हैं कि हार्ट ब्रेक्स हो जाते हैं लव अफेयर्स में, चलो वो भी दिल टूटता है तो टूटता है, अगर नहीं रहा जा रहा, कोई सुसाइड मत करो, कोई ये सब उलपटांग चीजें, कोई फेल हो गया किसी बिजनेस में, कोई नुकसान हो गया, जिंदा हो, सांस लेते हो, खाना खाते हो, जाओ जाके हॉस्पिटल में, ऐसे कितने पेशेंट बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, उसमें बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके पास कोई अटेंडेंट नहीं है, आप जाओ उनके अच्छा सा अटेंडेंट बन जाओ, उनको साफ सुथरा कर दो, लेकिन एक सेवा करके आओ। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 2 दिन, मैं कहती हूँ दिमाग टिकाने आ जाएगा, आपको भूख लगेगी, आपको सांस लेते हुए पता लगेगा आप जिंदा हो, और ये बेचारा बेड पे है। आप शुक्र करोगे भगवान के 2 हाथों से कि हाँ मेरी आंखें, कान, पैर, हाथ चल रहे हैं, मैं सच में किस्मत वाला हूँ। और पता नहीं, शायद वो कर्म है कि जो एक आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो उसकी दुआएं लग रही हैं, यूं कह लो, कुछ भी है, हाँ, वो ऐसा हो जाता है। मैम मतलब आपकी बातें सुन के ही मुझे यहाँ बैठे बैठे इतनी मोटिवेशन मिल रही है। कभी बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, हाँ, उसके पास ये है, तो स्टोरीज पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। ये बात मैंने अपने बच्चों से सीखी थी। 2011 में जब मैं इस स्कूल में आई थी तो मैंने सोचा था 2 महीने बाद मैं पोस्टिंग करा के सेक्टर स्कूल में जाऊंगी जी। बट जब मैंने उनको रहते देखा तो मुझे अपने ऊपर शर्म आने लगी। इनके मुकाबले में मेरे पास, माय गॉड, मींस ये एक कमरे में एक पूरी अम्यूनिटीज बहुत कम है, फिर भी दिल इतने बड़े जी, मतलब देने को तैयार। आधा बिस्किट का पैकेट है, वो भी वो 15 जने बांट सकते हैं, उनका दिल ऐसा है, वो मेरे को देने को तैयार हो जाते हैं। मतलब कि कोई बात नहीं मैडम, देख लाएंगे, कर लाएंगे। मैं तो कैसे कर लाएगा मैडम, पता नहीं है कैसे कर लाएंगे, मगर कर लेंगे, मना नहीं है, किसी मना नहीं है, हिम्मत पूरी है। तो मैं वो उस चीज की, इनके गट्स को सलाम करती हूँ, और उससे मैंने जीना सीखा कि हाँ एक कमी है मेरी जिंदगी में,
मगर इसका मतलब ये नहीं कि तू उसी को पकड़ के रोती रहे, उसको पकड़ के लाचार और बेचारी बन के ओ मैं तो पिटिएबल। मैं ये करती हूँ, रादर अपने दुख को अपने अंदर एक ताकत बना के किसी की मदद करके देखो, तुम अपने आप ही तुम्हारा दुख निकलता चला जाता है। जी। तो ये रास्ता मुझे मेरे बच्चों ने सिखाया, मेरे स्कूल के बच्चों ने सिखाया। तो मैम जैसे आप इंस्टाग्राम पे अपनी डांसिंग पैशन की वीडियोस डालते हैं तो बहुत से ट्रोलर्स भी आते होंगे कि क्या एज है। एक दो कमेंट्स तो मैंने खुद पढ़े हैं, आपने स्टोरी में भी लगाया था कि चाहे वो यंगस्टर्स हैं या जो भी हैं कि उनको ये लगता है कि आप इस एज में इतना डांस कैसे कर लेती हैं कि या क्यों करती हैं, तो कैसे हैंडल करते हैं ट्रोलर्स को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक्स पूछने के लिए। इकट्ठा उनको आंसर मिल जाएगा जी। एक तो आपको बताया कि भी बचपन से डांसिंग का शौक था जी। मेरी शादी भी जो हुई है ना वो डांसिंग वीडियो की वजह से हुई है। Okay. मुझे डांस करते हुए तो कभी किसी के सामने ना हिचक ही नहीं हुई। इट वाज वो ट्रोलर्स के कमेंट्स पढ़ के हंसी जरूर आती होगी। हाँ, तो वो जो बच्चे जो बोलते हैं तो मेरे लिए उनको आंसर है कि बेटा मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ, उसके बाद में मैं जो आप कहते हैं ना राम राम जपो, तो मैं अपनी मेडिटेशन करती हूँ, मैं भगवान का पाठ करती हूँ, तो और 6:30-7 बजे से फिर मैं अपना तैयार होना शुरू करती हूँ स्कूल के लिए। तो मैं 3 घंटे 3.5 घंटे एक मी टाइम होता है जिसमें मैं मेरी सैर, साइकिलिंग और भगवान और मेडिटेशन, तो इतना मेरे ख्याल से काफी है भगवान का नाम लेने के लिए। इससे ज्यादा मैं शाम को कभी जोत जगा लेती हूँ, कभी नहीं, तो इससे ज्यादा मैं ज्यादा नहीं कर पाती। स्कूल में मेरे को बहुत एनर्जी चाहिए होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और शाम को मुझे मेरे घर के लिए भी एनर्जी चाहिए, और मेरे को योगा भी करना है 1 घंटा, और फिर उसके बाद में डांस खुशी 1 घंटा तो मेरी बनती है। ठीक है, बाकी अगर आपको नहीं पसंद तो बेटा आप रील्स अवॉइड कर दो, और बाकी आपके पेरेंट्स भी मुझे लगता है कि शायद 24 घंटे तो राम राम नहीं करते होंगे, बाकी अगर वो 24 घंटे कर सकते हैं और आप भी कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरा उनको शत शत प्रणाम। और जो मुझे ये कहते हैं कि कब्र में पैर है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि मैं फिटनेस की बहुत ज्यादा एंथुजियास्ट हूँ, और योगा करती हूँ, साइकिलिंग करती हूँ, वॉकिंग करती हूँ, जिम जाती हूँ, अब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, पुशअप्स और स्क्वाट्स और प्लैंक्स, ये सब बड़े आराम से 1-1 मिनट के फर्स्ट क्लास अच्छी तरह से लगा लेती हूँ। भगवान खुद नहीं कर सकते होंगे शायद। भगवान की दया से काफी अच्छी मेरी हेल्थ है, और डांसिंग भी अगर करती हूँ तो आप लोग मुझे कहते हो ओ दादी माँ, नानी माँ, आंटी, ये 3 वर्ड्स तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, बिकॉज बेटा मेरा है नहीं तो दादी मैं बन नहीं सकती, आपने मुझे बना दिया तो थैंक यू फॉर दैट। और जो कुछ गंदा मंदा बोलते हो ना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ, 54 की हूँ। ठीक है, मेरी चॉइस है कि भी मैंने अपने हेयर को कलर नहीं किया है। आपके पेरेंट्स अगर कलर कर लेते हैं तो मतलब ये नहीं है कि उनके जवान है वो, ठीक है, वो भी मेरी एज के ही होंगे, कलर करने से जवान नहीं हो जाते। इट्स इज ओनली द डिफरेंस ऑफ लुक्स। तो इतनी एस्थेटिक लुक्स की वजह से मेरे को इतना ज्यादा डेरोगेटरी करने की कोशिश मत करो। बाकी हाँ, जब मैं 70 की हो जाऊंगी, 80 की हो जाऊंगी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तब भी डांस करूंगी। तब मुझे बोलना बूढ़ी घोड़ी लाल लगाओ, तब मैं बुरा नहीं लगाऊंगी। अभी मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि मुझे इतना बुरा बना दिया, मैं बुरी हूं नहीं। तो मैम ये ट्रोलर्स का तो काम है कि ट्रोल करना है, क्योंकि उनके पास काम ही यही है। उनके पास कुछ और काम मजा बड़ा आता है। मैं अपनी बात करी तब लगा होगा कि वीडियोस पोस्ट करना बंद कर दूं, तो नहीं, थैंक्स टू मेरे नियर एंड डियर, भगवान का ये भी शुक्र है कि मेरी लाइफ में जो मेरे पेरेंट्स, मेरी बेटियां, मेरे फ्रेंड्स, भगवान ने, मेरे मेंटर, मेरी चाचा जी जो दिए हैं, oh they are open minded, thanks God they are educated, thanks God मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुई हूँ। my God, उन बच्चियों का क्या होता होगा जिनके फादर, ब्रदर, हस्बैंड, सन सारे रोकने वाले, टोकने वाले ही बैठे हुए हैं, ये मत पहन, ये मत कर, ये मत खा, ये मत जा, वहां मत कर। और अपनी तरफ से वो ये सोचते हैं कि मैंने इसको पूरा प्रोटेक्ट किया है,
फादर्स पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, पूरा मैं तुझे साथ लेके जाऊंगा, मैं तुझे साथ लेके आऊंगा। अरे नहीं, बोल्ड बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। हमें बेटियों को ऐसी मतलब लर्निंग देने की जरूरत भी है आज के टाइम में। हाँ, और एक चीज और, मैं अपनी बेटियों के साथ में ऐसा करती थी, खेल खेल में, बड़ी लॉबी बड़ी सी प्लेस है, तो उन दोनों को कहती थी तुम दोनों एक साइड में, तुम वन साइड में और मैं अकेली एक साइड में, अब मुझे मारो, मारो मींस खूब मारो। तो उनके हाथ पैर मैं खुलवाती थी, खेल खेल में मार रहे हैं बट मारो, बस सिर्फ इतना काम करो, एजुकेशन अच्छी करो, फाइनेंशियल और इमोशनल इंडिपेंडेंस दो, और बच्चे को सिखाओ अपने लिए कैसे खड़े होना है। सो ऑडियंस, बहुत ही प्यारी डिस्कशन रही मैम के साथ हमारी। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स किसी की लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में है। अगर कोई इंसान आपको हंसता हुआ दिख रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं 1% दुख भी होता है, लेकिन उसने उस दुख से ऊपर उठ के अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया है, अपने आप को इतना मोटिवेट किया है, इतनी इंस्पायरिंग जर्नी बनाई है कि आप उनसे इंस्पायर हो सके। ऐसे ही नीरू मैम की जर्नी है जिनसे हम तो बहुत इंस्पायर हुए हैं, और आई होप आप भी बहुत इंस्पायर हुए होंगे। इसी तरह के इंस्पायरिंग जर्नीज, मोटिवेशनल जर्नीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक और शेयर का बटन भी जरूर दबाइएगा। अगर आपको नीरू मैम की जर्नी पसंद आई और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर नीरू सैनी के नाम से ही हूँ, और जो आप मेरे को मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल या जो इतना प्यार आप दे रहे हैं, ये जो आप मेरे को देख रहे हैं, ये मेरा सिर्फ फ्रूट है। उसकी मेहनत मैंने तब की थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। वो 15 साल मेरे एकदम क्वाइट और बहुत बहुत हार्ड वर्क से निकले हैं। जो उस वक्त मैंने हिम्मत दिखाई, उस वक्त जो मैंने गट्स दिखाए और जो मैंने काम कर डाले, वही रिजल्ट्स मुझको आज एज अ फ्रूट्स मिल रहे हैं। जी, सो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है पूरा एंड तक, तो लाइक किए बिना जाइएगा नहीं, लाइक जरूर किएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आप किस तरह से मैम की जर्नी से इंस्पायर हुए हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना भी ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का भी, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।